Hello everyone, welcome to my channel ISP से सफलता। अपकमिंग 71st बीपीएससी और यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ रेलेवेंट वीडियोस लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम दो रेफरेंस लेकर चलेंगे। पहला होगा हमारा एजुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट, बहुतों को पता भी होगा उसके बारे में, और दूसरा होगा हमारा स्पीड। और आज की इस वीडियो में हम एजुटेरिया के जनवरी मंथ के करंट कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। डेटा करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसरो's 100th मिशन अनाउंस्ड। इसरो ने 2024 में PSLV C60 को यूज करते हुए अपना 99th मिशन कंप्लीट किया एंड मूविंग इनटू 2025 इसरो ने अपना 100th मिशन भी अनाउंस किया है, जो कि इंडिया के स्पेस एडवांसमेंट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के रूप में उसे देखा जा रहा है। 100th मिशन को देखें तो इसे GSLV Mark II रॉकेट को यूज करके कंडक्ट किया जाएगा। इसे GSLV F50 या फिर NVS-2 की तरह डिजाइन किया गया है, जो इंडिया की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को एनहांस करेगा। नाविक क्या है? तो नाविक इंडिया का इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिसे इसरो ने डेवलप किया है। और नाविक की इम्पोर्टेंस क्या है? तो नाविक हमारे नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल एक्यूरेसी और सिविलियन एप्लीकेशन में इम्पोर्टेंस रखता है। अब आते हैं हम विवाद से विश्वास स्कीम पर, जिसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। और ये डेडलाइन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने एक्सटेंड की है। इसकी पहले की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी, जिससे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया था। विवाद से विश्वास स्कीम है क्या? तो टैक्स डिस्प्यूट यानी कि कर विवादों के समाधान सुविधा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। तो इसका डेडलाइन एक्सटेंड करने का पर्पस क्या है? CBDT ने ये डेडलाइन एक्सटेंड की है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। तो जो भी पेएबल अमाउंट है उसका इवैल्यूएशन यानी उसका मूल्यांकन करने के लिए एडिशनल टाइम दिया गया है। टैक्स पे करने के लिए जो भी नेसेसरी अमाउंट है टैक्स पेयर्स को अरेंज कर पाए, इसके लिए भी ये डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। इसके अलावा लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज फेस कर रहे टैक्स पेयर के लिए ये एक सिंप्लीफाइड रेजोल्यूशन है, यानी कि एक सरल समाधान है। अब आते हैं तामूल अवसर पे। तामूल अवसर नेपाल की गुरुंग कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया गया फेस्टिवल है, जो न्यू ईयर के शुरुआत को दर्शाता है। तामूल अवसर का एक गहरा सांस्कृतिक अर्थ है। लहो जो शब्द है वो एक क्लास या ग्रुप को रेफर करता है, और सर जो है वो किसी चेंज या ट्रांजिशन को डिनोट करता है। आगे आएंगे तो हम देखते हैं कि तामूल अहोसर जो फेस्टिवल है वो नेपाली कैलेंडर के अनुसार जो पूस का महीना होता है उसके 15वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो यूजुअली दिसंबर या फिर जनवरी महीने में आता है। अब आगे आते हैं तो है हमारा नो डिटेंशन पॉलिसी। दिसंबर 2024 में यूनियन गवर्नमेंट ने 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया था, यानी कि पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था 2009 का, उसके अकॉर्डिंग क्लास 5 और 8 के स्टूडेंट्स जो अपने ईयर एंड एग्जाम यानी कि साल के अंत में कौन सा एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम ही होता है, तो उसमें फेल कर जाते थे, उन्हें आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। बट इस अमेंडमेंट के बाद ऐसा नहीं होगा। अब क्लास 5 या 8 अब कोई भी स्टूडेंट अगर फेल करता है तो उससे एडिशनल 2 महीने और पढ़ाई करवाकर फिर से उनका री एग्जाम लिया जाएगा, और अगर वो री एग्जाम में पास करते हैं तभी उन्हें आगे की क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। अब आते हैं हम न्यू PLI स्कीम फॉर स्टील सेक्टर।
जनवरी महीने में यूनियन गवर्नमेंट ने स्टील सेक्टर के लिए एक नया पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है, जिसका एम स्टील प्रोडक्शन को डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन को बेसिकली बूस्ट अप करते हुए इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है। इसके अलावा स्टील प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। अभी हमारे जो यूनियन स्टील मिनिस्टर है वो या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एचडी कुमारस्वामी है, और पहली पीएलआई स्कीम जो है वो 2020 में लॉन्च की गई थी। आगे आते हैं तो हमारा है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1। ये एक टाइप का वायरस है जिसकी आउटब्रेक को इंडिया में कंफर्म किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर का जो बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क है, वहां पर इस वायरस की वजह से 3 टाइगर और एक लेपर्ड की डेथ हो गई है। महाराष्ट्र अथॉरिटीज ने स्टेट वाइड यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी जू हैं, जितने भी चिड़ियाघर हैं, वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। H5N1 वायरस को अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ में इसका सबसे पहला केस 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस वायरस ने 108 कंट्रीज में 108 देशों में वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट किया है, और ये 70 ममेलियन स्पीशीज के लिए घातक है, फेटल है यानी कि घातक है। अब आते हैं हमारा रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रिवाइव किया गया है। 1978 का जो रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट था, उसे अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिवाइव किया है यानी कि जागृत किया है, ताकि जो जबरन धर्मांतरण होता है या फिर धोखे से जो रिलीजियस कन्वर्जन करवाया जाता है उसे रोका जा सके। यूएस चाइना साइंस एग्रीमेंट। यूएस और चाइना ने अपने 45 इयर्स के कोऑपरेशन को मार्क करते हुए, को दर्शाते हुए उनकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बायलैटरल एग्रीमेंट थी उसे रिन्यू किया है। यूएस द्वारा फॉरेन फर्म्स के लिए जो पेटेंट इशू किया जाता है उसमें चाइना लीडिंग पोजीशन पर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसमें अमेंडमेंट की गई है, तो अप्रॉक्स 40 सालों के बाद, आफ्टर मोर देन 4 डेकेड्स यानी कि अप्रॉक्स 40 सालों के बाद स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और मॉडर्न इकोलॉजिकल नीड्स को एड्रेस करने के लिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया। अब हम देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2025। 8 से 10 जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया गया, और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और कैरिबियन आइलैंड पे एक नेशन है ट्रिनिडाड और टोबैगो, वहाँ के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कांगलू ने इस इवेंट को वर्चुअली एड्रेस किया था। प्रवासी भारतीय दिवस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, उसी दिन की याद में 2003 से हम लोग हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते आ रहे हैं। तो 2025 में हमारा ये 18वां सेशन था। ये जो इवेंट है प्रवासी भारतीय दिवस, इंडिया की ग्लोबल आइडेंटिटी में इंडियन डायस्पोरा का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करता है। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस इवेंट में बहुत सारे एग्जीबिशंस शोकेस किए गए थे, जिसमें से एक था हमारा विश्वरूप राम। तो ये आप याद रख सकते हैं, पीटी के लिए रेलेवेंट हो जाता है। अब है हमारा भारत पोल पोर्टल, जो
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे सीबीआई ने डेवलप किया है। इसे बनाया गया है ताकि इंटरपोल के साथ कोऑपरेट करके जो भी इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम हो रही है उसको कम करने में एक दूसरे की हेल्प कर सके थ्रू डेटा शेयरिंग। और अगर हम देखें कि लॉ इन्फोर्समेंट में सीबीआई का क्या रोल है, तो सीबीआई को 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। सीबीआई ने एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी मामलों से लेकर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत आतंकवाद, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि वित्तीय धोखाधड़ी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध की जांच तक का काम संभाला है। भारत पोल पोर्टल का इम्पैक्ट क्या है? तो भारत पोल पोर्टल जो है वो पुलिसिंग को मॉडर्नाइज करने और भारत में अपराध विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि जो संगठित अपराध होते हैं उसके विरुद्ध वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। आगे चलते हैं तो आता है हमारा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, आप नाम याद कर सकते हैं, उन्होंने भुवनेश्वर में हो रहे आदिवासी मेला में इस शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? तो ओडिशा के जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन, उनकी शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम का की हाईलाइट क्या है? तो जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं बेसिकली क्लास 9 और 11 वाले, वो फाइनेंशियल एड की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। तो उस स्कूल ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए, ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने एसटी स्टूडेंट्स को 5,000 रुपीज एज अ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने का कहा है स्कूल में एनरोलमेंट के लिए, क्लास 9 और 11 में एनरोलमेंट के लिए। इस स्कीम के लिए एलिजिबल स्टूडेंट कौन है? तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं वो, और जिनकी फैमिली इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है वो। 2024-25 के बजट में अप्रॉक्स 3 मिलियन ट्राइबल स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए ₹156 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया। अब है हमारा उड़ान 2.0 स्कीम। उड़ान 2.0 स्कीम का जिक्र इस बार हमारे बजट में भी किया गया था। उड़ान 2.0 स्कीम के तहत जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है उसको एनहांस किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। इसके की ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो हम पाते हैं कि 2047 तक यानी कि 2047 तक 350 से 400 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा रीजनल रूट्स पे एयरलाइंस को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ को इम्प्लीमेंट करते हुए अफोर्डेबल एयरफेयर ऑफर करना है। हम उड़ान स्कीम के अचीवमेंट और फ्यूचर गोल्स को देखेंगे अगर, तो 2016 से अभी तक इस स्कीम ने अप्रॉक्स 1.4 करोड़ पैसेंजर को सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा 601 रूट एयर रूट्स को ऑपरेशनलाइज किया है और इसने 2014 के कंपैरिजन में 2024 में इंडियन एयर रूट्स की जो संख्या है उसको 74 से बढ़ाकर 157 कर दिया। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। इंडोनेशिया जो है वो ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर बन गया है 2025 में। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। इनिशियली ब्रिक्स जो नेशन है उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। बाद में
2010 में साउथ अफ्रीका ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन किया। इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? तो ग्लोबल जीडीपी का 28% जो है वो ब्रिक्स नेशन की अकाउंट करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन के 45% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं नेशंस में रहती है। साथ ही साथ कंबाइंड इकोनॉमी, वर्ल्ड की जो कंबाइंड इकोनॉमी है उसका 28.5 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर है वो भी इन्हीं नेशन से आता है। अब है हमारा शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। आईआईटी मद्रास में थयूर में जो उसका डिस्कवरी कैंपस है वहां पर एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेव बेसिन इनॉग्रेट किया है। इसके की फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो इसे नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट में डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है? तो वेव इंटरैक्शन और पोर्ट मैनेजमेंट की स्टडी के लिए इसे डेवलप किया गया है। मैरीटाइम रिसर्च भी इसका इम्पैक्ट क्या है? तो मरीन साइंस और इंजीनियरिंग में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को एनकरेज करेगा। इसके अलावा ग्लोबल रिसर्च में इंडिया के प्रेजेंस को भी स्ट्रेंथन करेगा। अब है हमारा मैया सम्मान योजना। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन द्वारा अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना लॉन्च किया गया था, जिसका एम था विमेन को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, साथ ही साथ उन्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना। शुरुआत में इस स्कीम में हर महीने 18 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते थे। बाद में दिसंबर 2024 में इस अमाउंट को बढ़ाकर 2500 रुपए हर महीने कर दिया गया। जनवरी 2025 में झारखंड सरकार ने जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स थे उनको कवर करते हुए अप्रॉक्स 56.61 लाख वुमेन के अकाउंट में 1415.44 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए हैं। स्कीम जो है मैया सम्मान योजना, उसका वुमेन और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करता है? तो वुमेन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रमोट करता है, साथ ही हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाता है। इसके अलावा फॉर्मल इकोनॉमी में वुमेन का जो रोल है उसको मजबूती देता है, साथ ही साथ बैंकिंग पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें एनकरेज करता है, रूरल हाउस होल्ड को बेनिफिट करता है और फैमिली वेलफेयर में जो महिलाओं की अर्निंग है उन्हें वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। इकोनॉमिक चैलेंज को कैसे ये एड्रेस करता है? तो झारखंड में जो मैल न्यूट्रिशन है और पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे कॉम्बैट करने में ये स्कीम हेल्पफुल है। इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ में वुमेन के एक्टिव पार्टिसिपेशन को ये स्कीम प्रमोट करती है। अब है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025। तो 2025 में driven by private consumption, investment and public infrastructure spending, हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है वो 6.6% बताया जा रहा है। कि ग्रोथ ड्राइवर कौन कौन है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज और एग्रीकल्चरल बूस्ट। इसका रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? तो साउथ एशिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, उन पे असर डालता है, जो कि लार्जली इंडिया के इकोनॉमिक मोमेंटम से ही इन्फ्लुएंस करता है। तो इंडिया के इकोनॉमिक मोमेंटम से लार्जली इन्फ्लुएंस होकर इस साल साउथ एशिया का जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है 5.7%। पोटेंशियल रिस्क क्या है? तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्लोइंग एक्सटर्नल डिमांड और डेट कंसर्न जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज पे इसका इम्पैक्ट क्या है? तो एक्सट्रीम वेदर
जो है वो एग्रीकल्चर को और इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब है हमारा स्वर्ण आंध्र विजन 2047। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने स्वर्ण आंध्र विजन 2047 इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आंध्र प्रदेश को सेल्फ सफिशिएंट, इनोवेटिव और प्रॉस्पेरस बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है। इस विजन की इनिशिएटिव क्या है, की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इराडिकेटिंग पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूड करते हुए इसका एम है जीरो पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और जॉब क्रिएशन पर फोकस करना इसका एम होगा। वाटर एंड एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी, वाटर सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करते हुए फार्मिंग टेक्निक्स को मॉडर्नाइज करना भी विजन का पार्ट होगा। इफेक्टिव एनर्जी, ग्रीनर फ्यूचर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना भी इसका पार्ट होगा। P4 मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप मॉडल, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए सिटीजन्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट के जॉइंट कोलैबोरेशन को एनकरेज करती है। फ्यूचर विजन क्या है? तो बाई 2047 आंध्र प्रदेश जो है जो एस्पायर करता है इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट बनने का, साथ ही साथ ग्लोबल लीडरशिप में इनोवेशन लेड इकोनॉमी और नॉलेज ड्रिवन के रूप में खुद को पोजीशन करने का एम रखता है। अब आते हैं हम जेड मोर टनल पे। तो जेड मोर टनल जो है वो सोनमर्ग और गांदरबाल डिस्ट्रिक्ट का जो गागनीर है, उन दोनों के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है। कश्मीर का ये 6.5 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जो हैवी स्नोफॉल हो, एवलांचेस हो, उन्हें ओवरकम करने में हेल्पफुल होगा। इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये 8650 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। साथ ही साथ ये जोजिला टनल जो है उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। श्रीनगर और लद्दाख के बीच, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री मूवमेंट हो, उन्हें स्ट्रेंथन करता है। इकोनॉमिक और टूरिज्म बूस्ट कैसे होगा इससे? तो सोनमर्ग का जो टूरिज्म है इससे बूस्टअप होगा। विंटर स्पोर्ट्स प्रमोट किए जाएंगे, टूरिज्म, एडवेंचर और लोकल बिजनेस भी एनहांस होगा। फार्मर्स और ट्रेडर्स को बेनिफिट होगा इससे कि वो शॉर्ट टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। साथ ही साथ कश्मीर और लद्दाख की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बूस्टअप होगी। सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो मिलिट्री का जो एयर ट्रांसपोर्ट पे रिलायंस है वो कम होगा। साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव रीजन है वहाँ लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी एनहांस होगी। इसके अलावा सोनमर्ग को एक मेजर टूरिस्ट और ट्रेड हब के रूप में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्पफुल होगा और वहाँ इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी एनकरेज करेगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट, चाइना के हुबई प्रोविंस के यिंगचिंग में निंगचू वन प्रोजेक्ट लॉन्च की गई, जो कि चाइना के एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में एक मेजर ब्रेक थ्रू को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ल्ड का पहला 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी है। इसके साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है वो एक ही साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करता है और चाइना को एडवांस्ड एनर्जी रेजोल्यूशन में एक लीडर के रूप में प्लेस कर चुका है। इंडिया सऊदी अरेबिया हज एग्रीमेंट 2025। तो इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ 2025 के लिए हज एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है, जिसमें
1,75,025 पिलग्रिम्स सिक्योर्ड है, के लिए कोटा सिक्योर्ड है। और इसे मिनिस्टर किरण रिजिजू और सऊदी अरेबिया मिनिस्टर फॉर हज एंड उम्रा तौफिक बिन फाफजान अल राबिया द्वारा साइन किया गया है। ये जो अग्रीमेंट है उसका जो एम है वो बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, इसके अलावा पिलग्रिमेज सर्विसेज को बढ़ावा देना इसका एम है। हज कोटा एलोकेशन अगर हम देखेंगे तो टोटल हज कोटा इस बार 1,75,025 पिलग्रिम्स को एलोकेट किया गया है, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया का शेयर 70% दिया गया है और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स 30% है। यानी कि 1,22,518 जो पिलग्रिम्स है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को बिलोंग कर रहे हैं और 52,507 पिलग्रिम्स हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स से हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो एक कंपोनेंट है वाटरशेड डेवलपमेंट, उसका जो मेन फोकस है वो रेन फेड एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, इसके साथ ही डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने पे ये फोकस करता है। की इंटरवेंशन इसका देखेंगे तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए रिज एरिया ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ड्रेनेज लाइन मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन को इंश्योर करेगा, वाटर रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत करेगा। इसके अलावा लाइफ स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए पैशन को डेवलप किया जाएगा। एसेटलेस इंडिविजुअल्स के लिए लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स भी जारी किए जाएंगे। नागमार 2 मिसाइल इंडियाज एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन। नागमार 2 जो है वो एक थर्ड जेनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी एजीटीएम है, जिसे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है और रिसेंटली इसका फील्ड इवैल्यूएशन हुआ था ट्रायल पोखरण रेंज में, जो कि राजस्थान में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ पोखरण में अभी तक कितने मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं और न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में कब कब हुए हैं। इस वेपन के की फीचर्स अगर हम देखें तो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिजन और नामिका इंटीग्रेशन इसका की फीचर्स है। और ये जो नागमार 2 मिसाइल है वो इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसके साथ अलाइन करता है। पीएमजी पीएमएवाईजी यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसे 2016 में 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इसका एम था रूरल हाउस होल्ड में बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करते हुए पक्का हाउस प्रोवाइड करना, इसका एम था, जिसके तहत मार्च 2029 तक हाउसिंग फॉर ऑल इंश्योर करते हुए 4.95 करोड़ हाउसेस बनाने का टारगेट सेट किया गया। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इससे जो 1985 का इंदिरा आवास योजना था उसे रिप्लेस करके लाया गया था। टोटल टारगेट इसका कितना था, तो टोटल टारगेट अभी तक 3.33 करोड़ हाउसेस का था, जिसमें से सैंक्शन किए गए थे 3.23 करोड़ हाउसेस और कंप्लीट कर लिए गए हैं 2.69 करोड़ हाउसेस। तो ये बहुत अच्छा है कि इतना अचीव कर लिया गया है। इसके लिए टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है,
तो आवास प्लस 2024 ऐप लॉन्च किया गया था जो कि एआई बेस्ड है। PMAY-G जो है वो मनरेगा के साथ इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा जल जीवन मिशन और पीएम सूर्य घर योजना के साथ भी ये इंटीग्रेटेड है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसे पीएम मोदी द्वारा फरवरी 15, 2024 को लॉन्च किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो रेसिडेंशियल एरिया में रूफटॉप पे सोलर अडॉप्शन को प्रमोट करती है। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये लगभग 1 करोड़ घरों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं उसको एनुअली 75,000 करोड़ तक रिड्यूस कर दी। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल यूज किए गए हैं वो क्या है, तो रेस्को मॉडल यूज किया गया है। इसके अलावा यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल भी यूज किया गया है। प्रलय मिसाइल क्या है, तो इंडिया का पहला टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय मिसाइल, जिसे 26 जनवरी 2025 के रिपब्लिक डे परेड में फीचर किया गया था। इसका ओवरव्यू हम देखें तो प्रलय मिसाइल जो है वो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज का एक शॉर्ट रेंज क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसकी। इसकी वॉरहेड कैपेसिटी 350 से 700 केजी की है, यानी किलोग्राम की है। इसे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो अब है हमारा स्क्रैमजेट इंजन ग्राउंड टेस्ट। इंडिया ने सक्सेसफुली अपने ग्राउंड टेस्ट को कंडक्ट करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। स्क्रैमजेट कंबस्टर जो है वो डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स वैसे मिसाइल है जिनकी जो कैपेसिटी है वो 5400 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड कैपेसिटी है। उन्हें डिजाइन किया जाता है हाई स्पीड प्रिसिशन स्ट्राइक को इंश्योर करने के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड करने के लिए उन्हें डिजाइन किया जाता है। करेंटली यूएसए, रशिया, चाइना जो है वो हाइपरसोनिक वेपन्स को एक्टिवली डेवलप कर रहे हैं। अब है हमारा नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025। ये जो नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 है, इसे 20 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में लॉन्च किया गया था। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जॉइंट कोलैबोरेशन से। इसका मेन फोकस जो था वो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। उसके अंतर्गत जो ट्राइबल कम्युनिटीज आ रहे हैं उन्हें बेहतर हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड करना, उनके हेल्थ केयर एक्सेस को इम्प्रूव करना इसका मेन फोकस था। और ये जो नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी मोटा ने इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एनजीओ वगैरह के साथ पार्टनरशिप किया है। और दिल्ली एम्स में भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ लॉन्च किया गया है। ये पीटी के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ कहाँ लॉन्च किया गया है, आंसर होगा एम्स दिल्ली। अब हम आते हैं हमारे T2 ब्रिज लिंक टैंक पे। इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए T2 ब्रिज लिंक टैंक जो है वो एक
क्रूशल एसेट है जिसका वेट 49 टन है और इसे 3 लोगों द्वारा ऑपरेट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स इसकी देखिए तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1560.52 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हेवी व्हीकल फैक्ट्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन की गई है। कार-टी थेरेपी क्या है? तो अडल्ट बी सेल इंडिया ने अडल्ट बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए अपनी पहली इंटरनेशनली लाइसेंस्ड कार-टी सेल थेरेपी, जिसका नाम उसने खाटे भी रखा है, उसे इंट्रोड्यूस किया है। और अग्रेसिव ब्लड कैंसर के एजुकेटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट्स हैं उन्हें ये एक ब्रेक थ्रू ऑफर करता है, यानी कि सफलता प्रदान करता है। कार-टी थेरेपी क्या है? तो कार-टी थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का ही एक फॉर्म है जो कि कैंसर से फाइट करने के लिए बॉडी की एबिलिटी को एनहांस करता है। इसमें कैंसर सेल्स को इफेक्टिवली टारगेट किया जाता है और पेशेंट्स के जो टी सेल्स हैं उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद जो मॉडिफाइड टी सेल्स होते हैं उन्हें पेशेंट के बॉडी में री-इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो एज अ लिविंग ड्रग एक्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी में। अब हम आते हैं हमारे स्टेट बेस्ड करंट अफेयर्स पे। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट के थर्चनकुरिची विलेज में पहला जल्लीकट्टू इवेंट सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा ओडिशा गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल खो खो टीम को स्पॉन्सरशिप के लिए 15 करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी स्पैनिंग यानी जिसका समय सीमा जिसकी जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इंडस वैली स्क्रिप्ट को डेसिफर करने के लिए अप्रॉक्स $1 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है। असम की स्टेट गवर्नमेंट ने गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया है, जिसका स्कीम इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन था। अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें एनर्जी एक्सपेंशन के लिए 60,000 करोड़ रुपीस एलोकेटेड है। इसके अलावा 13 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड-मॉड टनल को इनॉग्रेट किया। ये लद्दाख और श्रीनगर के बीच के कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। 6.5 किलोमीटर लंबा बाई डायरेक्शनल टनल है जो कि 8652 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है और इसकी लागत 2400 करोड़ रुपीस है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के एस्टैब्लिशमेंट का अनाउंसमेंट किया है और ये अनाउंसमेंट कब किया गया था? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150th एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट किया जा रहा था तब यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये अनाउंसमेंट किया था। इसका एम क्या होगा? तो वेदर फोरकास्टिंग को स्ट्रेंथन करना, मजबूती प्रदान करना, इसके अलावा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और साथ ही जम्मू कश्मीर में क्लाइमेट रेजिलियंस इसका एम होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल कुंभवानी लॉन्च किया था। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम के पास कुटीमडक्का में एक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब का फाउंडेशन स्टोन ले किया है, यानी कि नींव डाली है। ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा जो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत है। अवनियापुरम जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है वो 14 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के मदुरई में किया गया था और इसे
पोंगल के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा जो है वो आयुष्मान भारत पीएम जय को इम्प्लीमेंट करने वाला 34 स्टेट बन गया है, काफी लेट किया है इसने। ओडिशा का जो गोपापंथु जन आरोग्य योजना है वो ऑलरेडी पहले से ही पर फैमिली ओडिशा स्टेट में 5 लाख रुपीज हेल्थ कवरेज के लिए प्रोवाइड करती है और वुमेन को एडिशनल 5 लाख रुपीज प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर के लिए। गान नगाई जो फेस्टिवल है वो मणिपुर की जेलियांगरोंग कम्युनिटी द्वारा आफ्टर हार्वेस्ट जो फेस्टिवल होती है उसके रूप में सेलिब्रेट की जाती है। बोड़ा त्योहार जो है जिसे माघो को त्योहार भी कहते हैं वो एक लार्जेस्ट एनुअल सेलिब्रेशन है हिमाचल प्रदेश की हट्टी ट्राइब का, जो कि ट्रांसगिरी रीजन में हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन में हट्टी ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा गवर्नमेंट ने एक 2000 मंथली पेंशन इंट्रोड्यूस किया है। मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि इमरजेंसी के टाइम जो भी लोग जेल गए थे उन्हें ये पेंशन मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने वाडनगर में एक 2500 ओल्ड लेगेसी टाउन जो वाडनगर है वहाँ एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरेंशियल म्यूजियम स्टेट ऑफ द आर्ट का इनॉग्रेशन किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मन की बात के 118वें एपिसोड में अंडमान निकोबार के जो वुमेन हैं उनके एम्पावरमेंट की बात की, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो वुमेन हैं वो इकोनॉमी में अपना हाथ बटा रही हैं, वो कैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल को प्रोड्यूस कर रही हैं। साथ ही साथ निकोबार का जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है उसे जीआई टैग भी प्रोवाइड किया गया है। ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि टीएसएफ जो है त्रिपुरा में, उसने एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड इंटेंसिफाई किया है। क्यों किया है? तो वहाँ का जो कोकबोरोक लैंग्वेज है उससे ऑफिशियली रोमन स्क्रिप्ट प्रोवाइड करने के लिए ये डिमांड रखा गया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 3 डेज का एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेट किया गया, जो कि वहाँ की डाइवर्सिटी यानी कि पुलिकट लेक और नीलापटू बर्ड सैंचुरी के कंजर्वेशन को एम्फेसाइज करने के लिए कंडक्ट किया गया था। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिकट लेक कहाँ है या फिर नीलापटू बर्ड सैंचुरी जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। अब हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है उन्होंने अपना स्टेटहुड डे कमेमोरेट किया। कब किया? तो जनवरी 21 को। और ये जो 7 सिस्टर्स है उनका एक पार्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स शामिल हैं और नॉर्थ ईस्ट का कौन सा ऐसा स्टेट है जो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो है विष्णुदेव साई, उन्होंने एक फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम लॉन्च किया है जिसमें लैंडलेस लेबरर्स को एनुअली 10,000 रुपीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 होस्ट किया गया था, जो वर्ल्ड वॉर 2 में वहाँ का जो हिस्टोरिकल रेलेवेंस है और उस रीजन का जो कल्चरल वेल्थ है उसको शोकेस करने के लिए इसे होस्ट किया गया था।
मिजोरम ने एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव किया है। किस बात के लिए? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड। मिजोरम ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है और नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है और नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बन गया है जिसने अंडर स्वामित्व स्कीम यानी कि अंडर सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज जो स्कीम है उसके अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट मिजोरम बन गया है। केरला का कोयट्टम जो है वहाँ इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव अनवील किया गया जो कि सस्टेनेबल रबर प्रोडक्शन के लिए ग्लोबल लीडरशिप में एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उत्तर प्रदेश के बांके बिहारी टेम्पल को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA द्वारा अप्रूवल प्रोवाइड करते हुए फॉरेन डोनेशंस रिसीव करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का जो बांके बिहारी टेम्पल है वहाँ फॉरेन लोग भी डोनेट कर सकते हैं, फॉरेन से भी वहाँ डोनेशन आ सकती है। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि JKFRI जो है उसने डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है। इसे इंडिया का जो आधार सिस्टम है उससे इंस्पायर किया गया है। हर ट्री को एक यूनिक आइडेंटिटी यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी, असाइन की जाएगी इसके अंदर अंतर्गत, जिसमें जियो टैगिंग और QR कोड्स शामिल है। उत्तराखंड ने जनवरी 27, 2025 को UCC इम्प्लीमेंट करते हुए इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट बन के एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। सांभर फेस्टिवल जो है वो राजस्थान के सांभर लेक के पास सेलिब्रेट किया गया था और इसे राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। PM नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का इनॉग्रेशन किया जो भुवनेश्वर में कंडक्ट किया गया था और ये ओडिशा का सबसे बड़ा बिजनेस समिट हुआ करता है। 28 जनवरी 2025 को त्रिपुरा ने हिस्ट्री बनाया। कैसे? तो नीति का जो एक प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD उसके तहत उसने एक MOU साइन किया है और वो MOU साइन करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है। इसके अलावा हम देखें तो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो हरियाणा में एक पेहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल है, वहीं पे ये सेलिब्रेट किया गया और इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। सुभद्रा स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा वहाँ की ओडिशा गवर्नमेंट के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका कोलैबोरेशन किसके साथ है? तो IIT संबलपुर के साथ। संबलपुर कहाँ है? तो ओडिशा में ही है। प्रयागराज के कुंभ में महाकुंभ में जो डेवास्टेटिंग स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ मची थी, उसमें अप्रॉक्स 60 लोग घायल हो गए थे और 30 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके रिस्पॉन्स में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 मेंबर की जुडिशियल कमीशन स्टैब्लिश किया था, जिसके मेंबर्स थे
हाईकोर्ट जज हर्ष कुमार, उनके साथ साथ डीके सिंह और वीके गुप्ता भी मेंबर्स थे। साइंस बाय साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे ऑफिशियली गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत द्वारा इनॉग्रेट किया गया, वो गोवा के पणजी में इनॉग्रेट किया गया था और इसे ऑर्गेनाइज किया था विधान परिषद गोवा द्वारा। यहाँ पे विंध्यन लिखा है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ विधान परिषद गोवा होना चाहिए। 2025 के लिए जो थीम थी वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन इज डेडिकेटेड टू डॉक्टर एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन कौन है और इंडिया के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।